ठीक 11 बजे पीयूष गोयल लोकसभा में अपने बजट भाषण की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करते हैं मुंबई का। सुभाष शिर्के और विकास श्रीवास्तव हमारे दो सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, किस तरीके की उम्मीदें वित्त मंत्री से, किस तरीके का दबाव? मेरे साथ सीआईआई के वेस्टर्न रीजन के स्किल डेवलपमेंट के जो चीफ और वर्टिव एनर्जी नाम के कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे ही सीधा हम पूछ लेते हैं। सुनील खन्ना जी, हमें बताइए कि क्या उम्मीद है बजट को लेकर? जी, सरकार, अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे देश की औसत आयु 30 से कम है। इसका मतलब हमारे यहाँ रोज़गार की बहुत ज़रूरत है पैदा करने के लिए। तो सरकार को ध्यान देना है कि रोज़गार कैसे पैदा करें। रोज़गार पैदा करने के लिए उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान देना होगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको कैसे अग्रसित करें। तो जब तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो करीब 16-17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम कैसे 20% तक ले जाएं अगले 3 से 4 साल के अंदर कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एक जॉब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3 जॉब सर्विस सेक्टर में क्रिएट करता है, तो अगर आपको जॉब क्रिएट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा, इस बजट से उम्मीद ये भी है कि किसानों और जो पेशेवर लोग हैं उनको भी ज्यादा कुछ मिलेगा इस बजट से, ऐसा उनको भी अंदेशा है। उद्योग और बुनियादी ढांचे पर जोर दें वित्त मंत्री, ये कहना है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बाजार में किस तरीके की तब्दीली, किस तरीके का बदलाव नजर आ रहा है? निवेशकों की काफ़ी उम्मीद है आपकी बार इस बजट से। शेयर बाजार के रुझान की बात करें तो निवेशक ये मानते हैं कि चुनावी साल होने के नाते ये पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लेकिन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉपुलिस्ट बजट के साथ साथ ग्रोथ के बीच में भी संतुलन बनाया जाए, ताकि चीज़ें जो हैं उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो मार्केट पर ना पड़े। मेरे साथ इस वक्त शेयर बाजार के जानकार चेतन दमानी है, जो कि बीते 30 साल से शेयर बाजार से एसोसिएटेड है। निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्सेस को लेकर आप लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी कि रियायत दे, लेकिन सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो सरकार के कम होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रियायत आप लोगों को अभी भी उम्मीद है कि मिलेगी? संक्षेप में उत्तर। मुझे नहीं लगता है सरकार शेयर बाजार के रिलेटेड कोई भी टैक्स को हाथ लगाएगी, क्योंकि यदि कोई भी टैक्स बढ़ाती है सरकार तो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आप लास्ट 1 ईयर में मार्केट इतना जनवरी का जो पॉइंट था वहां से बढ़ा नहीं है। बिल्कुल, तो सरकार की कोई आमदनी नहीं जी है। बिल्कुल। तो निवेशकों की राय भी आप सुन सकते हैं अनुराग, किस तरीके से निवेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स को लेकर रियायत की उम्मीद में थे, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद में नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है लगातार श्रिंक होते जा रहे हैं सरकार के, और इसी वजह से सरकार छेड़खानी नहीं करेगी किसी भी इस किस्म के रेवेन्यू से। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। मनोज जी, अभी ताज़ा आंकड़ा मैंने देखा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया 10 पैसे और गिर चुका है। बजट अभी प्रस्तुत हुआ नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जा चुका है कि इस साल जो भी अंतरिम बजट की संभावनाएं सामने रखी जा रही हैं उसे लेकर संकेत बहुत अच्छे नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये जो बजट है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रुपये की जो कीमत की जो सवाल है जी, उसका सीधा लिंक इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसके साथ है बेसिकली। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हमारी जो आर्थिक हालत है वो पिछले 5 साल में कोई बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। लेकिन साथ ही इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट को इन्होंने कंट्रोल करके रखा, इन्फ्लेशन एक कंट्रोल में रहा। ये इस सरकार के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अजय, एक बात मैं आपको बताऊं, जिस सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया, यूपीए 1 ने, यूपीए 1 के आखिरी साल में जो फिस्कल डेफिसिट था 6% था और यूपीए 1 जीतकर वापस आ गई। और जिन सरकारों ने, एनडीए 1 ने और यूपीए 2 ने इकोनॉमिक कंट्रोल रखा, फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने कंट्रोल में रखा, वो दोनों सरकारें हार गई। तो अब ये देख रहे हैं कि अभी इस बार की सरकार के लिए आपने पहले से सवालिया निशान लगा दिया है। इनके सिंह साहब, बुनियादी सवाल ये है कि आज हम अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता ये कहते हैं, और कई अर्थशास्त्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ अपने आप को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर नजर डालिए, अमेरिका की हाल देखिए, क्या अमेरिका और चीन के बीच में एक तरह से व्यापारिक युद्ध चल रहा है, उसकी बात देखिए। जापान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पूरे यूरोप में रिग्रेशन की स्थिति है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत तरक्की होगी?
देखिए हकीकत तो बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसी वजह से आप देखें तो हमारा एक्सपोर्ट काफी कम हो गया, खास करके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। नतीजा ये हुआ कि हमारे जीन्स के जो किसानों के वो थे, गेहूं चावल था, इसके दाम काफी नीचे आ गए हैं। शुगर के आप देख रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक्सपोर्ट मार्केट में बायोंसी नहीं है और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में एक अजीब सी सुस्ती छाई हुई है। अब आरोप तो लगेगा सरकार पे, क्योंकि सरकार को हम कहते हैं कि भाई 18 साल में पहली बार किसानों के प्रोडक्ट की कीमत सबसे नीचे आई है और किसान नाराज है। बिल्कुल सही है, 18 साल के इतिहास में पहली बार जो WPI आप देख रहे हैं, अगर WPI की स्थिति आप देखें तो किसान बुरी हालत में है, लेकिन इसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर्स है। और मुझे लगता है कि जितना ही आप इस समय सॉफ्ट देंगे इंटरनेशनल मार्केट में, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं? कांग्रेस सांसद PL पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आप। सरकार में कोई मर्यादाएं और जो मान्यताएं, परंपराएं, उनसे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए। लेकिन फिर भी लोग उम्मीद रखे हैं कि कुछ न कुछ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती जा रही है। लेकिन दिनेश और इसके साथ साथ हरविंदर जी, आप दोनों के सामने मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो भी हो, लेकिन हमें शायद याद रखना चाहिए 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये किस्मत वाला प्रधानमंत्री है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत एकदम आज जमीन पर है। $50 प्रति बैरल तेल की कीमत हम सबों में से बहुत को याद नहीं है, क्योंकि 90 के दशक में हमने ऐसा देखा नहीं। तो अचानक ये किस्मत से बदकिस्मती का फासला इतनी जल्दी कैसे तय हो गया? आप दोनों के लिए सवाल। एक आपको बताऊं, जैसे सिंह साहब अभी बता रहे थे, 2008 में भी जितनी पूरे विश्व के अंदर परिस्थिति थी, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने जो UPA 1 के अंदर तरक्की करी, पूरे वर्ल्ड के अंदर चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस खराब रहे हों, हमने UPA 1 में कोई इस चीज को डिसएग्री नहीं करता कि जितना प्रोग्रेस हमने उस टाइम पे करा। उस सरकार ने आपको इकोनॉमिक सिमुलेशन भी दिए, सब्सिडीज भी दिए। अगर आपको रिकलेक्ट कराऊं तो सर्विस टैक्स के रेट कम किए गए, और इतने उन्होंने मेजर लिए इंडस्ट्री के लिए, जिससे इंडस्ट्री उस पीरियड में तो कम से कम बाउंस बैक हुई। ये थोड़ा सा कहीं नरेगा जैसी स्कीम से डिमांड बनी रही, और ये थोड़ा सा मतलब इस सरकार के इस उसमें वर्ल्ड के कुछ भी सिचुएशन रही हो, लेकिन जैसा आपने मेंशन करा, तेल के भाव जो $140 के आसपास थे, डॉलर के आसपास थे, वो इस सरकार के टाइम पे लगभग 30, 32, 35 भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कुछ नहीं था। ये सरकार रादर जितना ये रेवेन्यू एडिशनल कलेक्ट हुआ, वो हुआ है इसी वजह से, क्योंकि आपने तेल के भाव और उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ही सरकार ने किया, वो अब तक का शायद सबसे सर्वाधिक। हरवीर सर आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभिलाष सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, तेल के भावों को यदि आपको लेकर अजय जी ने जैसी बात कही थी, पहले ये दृश्य बनाया गया था देश में कि सरकार तेल के भाव निश्चित नहीं करती है, तेल कंपनियों को ये इंडिपेंडेंस दिया गया है, और उसके बाद में सुबह शाम दोपहर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने लगे। फिर जैसे जैसे चुनाव आने लग गए, तो आपको याद हो तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव के ठीक पहले वह काफी उसमें बदलाव लाए गए। 6 रुपए की राहत दी गई थी। GST के स्लैब्स में भी खटाखट बदलाव होने लग गए। तो ऐसी कोई बात नहीं जो सरकार के बाहर है, लेकिन यदि सरकार समझे और लोगों का वाकई विकास करने की बात करे तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो जब तेल की कंपनी की इंडिपेंडेंस की बात थी, तो आपको याद होगा कि तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भाव कम करने की घोषणा की, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने नहीं किया था ये। तो जब यदि कंपनीज को इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम बताते हुए कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, 10,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा अगर हम 1 रुपए की, लेकिन मूल बात है कि जो स्कूटर वाला या कार वाला अपनी गाड़ी में रोज ईंधन भरता है, उसको तो निश्चित रूप से उसके महीने का बजट फर्क पड़ता है ना उसको। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में पता लग गया था कि चुनाव की जो हवा बह रही है उसमें पेट्रोल और डीजल का भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था, तो उसको निश्चित कम करने की कोशिश की गई थी। उससे फर्क नहीं पड़ा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यह अलग बात है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि यदि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात होती है या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात होती है, तो जरूरी नहीं है कि जनता को बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के लिए खूब काम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार गई। अभिलाष सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ के श्रीवास्तव जी भी हैं, आप रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे हैं। श्रीवास्तव जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे,
2014 और 2019 के बीच का जो सफर है रेलवे के लिहाज से, क्या आपको लगता है कि उससे पहले जो ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता था 2012 के बाद, एक एक मंत्री रेल मंत्री बदल रहा था हर 3 महीने पर औसतन, क्या वो स्थिति अब नहीं है? रेल के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ा है? पीपीपी बोर्ड काम कर पा रहा है? बजटीय सपोर्ट सरकार की तरफ से उतना मिल पाया जितनी जरूरत थी रेलवे को, या दिक्कतें कायम रही, बरकरार रही? श्रीवास्तव जी। जी नहीं, रेलवे में तरक्की तो हुई है पिछले 5 सालों में। 14 से 19 के बीच में फर्क तो दिख रहा है। मंत्री का स्थायित्व तो आया है, तो रोज चेंज नहीं हो रहा है, ये अच्छी बातें हुई हैं जी। लेकिन जहाँ तक खर्चे का सवाल है, रेलवे में थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पैसा उधार बहुत लिया जा रहा है जी। तो इसके पेमेंट का सवाल आएगा। बाकी तरक्की हो रही है रेलवे में, बाकी काम अच्छे हो लेकिन एक बात बताइए श्रीवास्तव साहब कि क्या आज रेलवे अपने आप में वायबल है? क्योंकि हमें याद है कि पीयूष गोयल से पहले रेल मंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था कि रेलवे को वायबल बनाना सबसे बड़ी मजबूरी है और रेलवे बुरे तरीके से घाटे में चल रही है। तो क्या रेलवे को रिवाइव कर पाना अपने आप में संभव है? नहीं, रिवाइव करना पड़ेगा, नहीं तो बैठ जाएगा। ये प्रॉब्लम तो है। वायबिलिटी का सवाल तो रेलवे में काफी बड़ा है सामने जी, जिसका जवाब देना पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमको। रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, सवाल यही है तब जबकि चुनाव आपके सामने है। क्या आप टिकटों का इजाफा कर सकते हैं? क्या आप माल भाड़ा बढ़ा सकते हैं? यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आपको बता दें कि कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है और अब थोड़ी ही देर का इंतजार बचा है, कुछ मिनटों का, जब लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल अपने बजट भाषण को पढ़ना शुरू करेंगे।